Welcome to the chemistry solution of your ANTSF. Okay, let's start with the discussion. How many carbon atoms are present in 0.35 mole of C6H12O6? Okay, तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया गया है वो है C6H12O6, राइट? ग्लूकोज बोल सकते हैं इसे, और इसका दिया हुआ है 0.35 मोल, राइट? अब देखिए, अगर मैं इसका एक मोल लेता हूँ, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एक मोल में हम बोल सकते हैं 6 मोल कार्बन एटम्स हैं, 6 मोल कार्बन एटम्स, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 6 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स, ये एक मोल में। लेकिन मेरे पास 0.35 मोल लिया हुआ है, यानी कि इसका भी 0.35 टाइम्स आएगा और इसका भी 0.35 टाइम्स आएगा, राइट? अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 6 है अप्रॉक्सीमेटली 36, और 36 का 0.35 टाइम्स अगर हम करें तो 12.6 इंटू 10 के पावर 23, या फिर उसे हम लिख सकते हैं 1.26 इंटू 10 के पावर 24 कार्बन एटम्स, राइट? 1.26 इंटू 10 के पावर 24, इसका मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया द करेक्ट स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन एटम। ओके, अब क्लोरीन एटम का अगर हम बात करते हैं, क्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 1s2, एटॉमिक नंबर है इसका 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आता है, ये बोल सकते हैं, राइट? अब यानी कि वो 3p में अगर आ रहा है तो हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स के वैल्यूज आएंगे, n का वैल्यू 3 आ जाएगा, l का वैल्यू 1 आ जाएगा, और m का वैल्यू आप बोल सकते हैं 0, +1 या फिर -1, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, और स्पिन जैसे कि आप जानते हैं ±½ राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3, 1 और इन तीनों में से कोई भी एक अगर देखें तो बस एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन सी। तो सी होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ उनहेक्सियम? तो उनहेक्सियम को अगर आप देखें तो यहाँ पे कीवर्ड जो आ रहा है यू, यू और एच, दे करेस्पॉन्ड टू द एटॉमिक नंबर 1, 1 एंड 6, यही है उसका एटॉमिक नंबर। तो 116 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो 53 का करेक्ट आंसर सी होगा। क्या बोला गया है, 2 लिस्ट दिया हुआ है, उसमें पहले में आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सेकेंड में उसका शेप दिया हुआ है। तो आपको ClF3, ये P है, Q, R, S, और फिर यहाँ पे है SF4, यहाँ है आपके पास BrF5, और यहाँ है आपके पास XeF4, और दिया गया है आपको शेप। यहाँ पे दिया हुआ है आपको स्क्वायर प्लेनर, फिर सीसॉ, टी शेप और स्क्वायर पिरामिडल। ओके, अब ClF3 अगर आप यहाँ पे देखें, क्लोरीन के पास वैलेंस में होते हैं आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 अगर आप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो बचे 4, यानी कि 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर के साथ इसका स्टेरिक नंबर 5 हो जाएगा, जैसे वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और उसमें 2 लोन पेयर होने की वजह से इसका जो शेप होगा वो टी शेप होगा। SF4 में 4 बॉन्ड पेयर्स फ्लोरीन के, और सल्फर के पास 1 लोन पेयर अभी भी बाकी है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और 1 लोन पेयर के साथ ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा सीसॉ। BrF5 का भी आपका अगर देखें तो 5 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर भी रहेगा, जिसके कारण ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में 1 लोन पेयर के साथ वो स्क्वायर पिरामिडल का शेप लेगा, और XeF4 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर के साथ स्क्वायर प्लेनर का शेप लेगा। यानी कि हमारा P कनेक्ट हो रहा है 3 के साथ, Q कनेक्ट हो रहा है 2 के साथ, R कनेक्ट हो रहा है 4 के साथ, और S कनेक्ट हो रहा है 1 के साथ, राइट? तो ये ऑप्शन अगर हम देखें तो P3, Q2, R4 एंड S1 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। तो वही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, बोला है देन डेंसिटीज ऑफ 2 गैसेस आर इन द रेशियो 1:16, द रेशियो ऑफ देयर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। हम जानते हैं R1/R2 हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1, ये आता है हमारा ग्राहम्स लॉ से, ग्राहम्स लॉ। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल सा देखें, डेंसिटी जैसे कि आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है, तो या तो मोलर मास के फॉर्म के रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो डेंसिटी, एक ही बात है। अब
रेट का अगर रेशियो देखें, आपको निकालना है रेशियो ऑफ रेट अगर डेंसिटी 1:16 के रेशियो में है, तो M1 और M2 के बीच में रेशियो जो है मोलर मास का भी कितना होगा, 1:16 होगा। तो रेट का जो रेशियो था वो हो जाएगा आपका 4:1। 4:1 इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 7 में बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एक्सपैंड्स बाय 0.25 मीटर क्यूब एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 क्यूब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वर्क डन इज इक्वल टू, तो चलिए देखें वर्क। अब मेरे को बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ पी डेल्टा वी लिख सकते हैं हम लोग। कांस्टेंट प्रेशर बोला हुआ है तो माइनस कांस्टेंट प्रेशर बोला है कितना, 10 क्यूब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट पास्कल, राइट, इनटू 0.25 मीटर क्यूब। दिस इज हाउ मच द गैस एक्सपैंड्स बाय, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 0.25 इंटू 10 क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 250 पास्कल इंटू मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं न्यूटन, तो -250 न्यूटन होना चाहिए, राइट। तो आपसे बोला है वर्क डन कितना है, अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, इसका मतलब हम कौन सा पूछ बोलेंगे, आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ओके, if K1 and K2 are the equilibrium constant for reaction 1 and 2 respectively, then equilibrium constant for the reaction E plus 2D gives B plus F. So if you want E plus 2D gives B plus F. अब देखिए ये रिएक्शन अगर हमें बनाना है तो किस तरीके से ऊपर वाले रिएक्शंस को यूज करेंगे। E को देखिए, E आ रहा है कौन से रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन, उस रिएक्शन को यूज करेंगे। उस रिएक्शन में भी E लेफ्ट हैंड साइड में है, हमें जो रिएक्शन बनाना है उसमें भी E लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब हम जैसा है वैसे ही यूज करेंगे। A प्लस E गिव्स C प्लस F, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, K2, राइट। और अगर आप देखें E प्लस 2D है, 2D जो आ रहा है वो फर्स्ट रिएक्शन में आ रहा है बट ऑन द राइट हैंड साइड। इफ आई वांट इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मेरे को इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स करने पे ये हो जाएगा C प्लस 2D गिव्स A प्लस B। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे कि आप ऐड करेंगे C और C कैंसिल हो जाएगा और A और A कैंसिल हो जाएगा, इससे E प्लस 2D यहाँ आ जाएगा, B और F यहाँ आ जाएंगे। और इस रिएक्शन का अगर आप देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K1 है, सॉरी K1 तो इसका था, रिवर्स करने के बाद इसका 1/K1 हो गया होगा। अब आपको पता है कि दो रिएक्शन जब हम ऐड करते हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फाइनल रिएक्शन होगा वो दोनों का प्रोडक्ट होगा, दोनों का प्रोडक्ट मतलब 1/K1 इंटू K2, बेसिकली K2/K1 में ऑप्शंस K2/K1 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर C एंड दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन नंबर, व्हाट विल बी द pH ऑफ अ 10 के पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो अगर आपके पास 10 के पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन दिया गया है तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है एक एसिड का, राइट। अब अगर बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है एक एसिड का, हम क्लियरली बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि 14 तो हो नहीं सकता और 8 भी नहीं हो सकता, क्योंकि HCl का सॉल्यूशन बेसिक रेंज में कैसे जाएगा, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन है या तो 7 या तो 6.98। तो आपको अगर क्लास का थ्योरी याद है तो आपको याद होना चाहिए कि 10 के पावर -8 इस सॉल्यूशन का pH जस्ट मार्जिनली लेस देन 7 होता है, और 10 के पावर -9 और -10 इसके आगे से हम 7 मानने लग जाते हैं, बिकॉज इट इज गेट्स सो क्लोज टू 7। तो इसका हम दोनों में से एक जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज 6.98, राइट। अगर अप्रोक्सीमेशन से निकालना है तो उसका भी एक सिंपल सा तरीका होता है बेटा। देखो हम ये बोलते हैं कि जब HCl का कॉन्सेंट्रेशन इतना कम है तो वाटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, वाटर का जो H+ का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे तो उसके कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वो डिक्रीज होना चाहिए उसका आयनाइजेशन, बट द थिंग इज इवन इफ यू डोंट कंसिडर दैट, हमारा आंसर बहुत ही ज़्यादा करीब आता है। जैसे कि अगर हम मान सकते हैं कि H+ टोटल जो है वो क्या होगा, H+ कमिंग फ्रॉम एसिड एंड H+ कमिंग फ्रॉम वाटर, राइट। तो H+ एसिड एंड H+ वाटर, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो यहाँ से आ जाएगा 10 के पावर -8 और यहाँ से आ जाएगा 10 के पावर -7, कंसिडरिंग द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 11 इंटू 10 के पावर -8, और 11 इंटू 10 के पावर -8 होता है तो pH को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ H+, विच इज नथिंग बट नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 11 इंटू 10 के पावर -8, विच इज 8 माइनस लॉग 11। और
अगर आप सॉल्व करें 8 माइनस 1.04 अप्रॉक्सीमेटली 6.96 आता है, जिसके सबसे करीब कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, राइट। तो एज आई सेड आंसर सी ही होगा। क्या बोला गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N3H। सबसे पहले N3H जो कि हाइड्राजोइक एसिड है, आपको बताया हुआ है, इसे HN3 भी लिख सकते हैं, जो कि H प्लस और N3 माइनस जिसका नाम एजाइड आयन है उसमें रिलीज होता है। अब N3 माइनस में अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, जो कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम होगा, वो होगा -1/3। -1/3 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए, उसी को हम मान सकते हैं हमारा आंसर। क्लियर? द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड गिव राइज टू, तो हाइड्रोजन एटम है उसका अगर हम आयनाइजेशन करेंगे तो वो क्या देगा? H प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और H प्लस क्या होता है बेटा? H प्लस होता है नथिंग बट एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन है यानी कि वो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी होगा। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोलिथ? हाइड्रोलिथ इज अ प्रिमिटिव नेम फॉर कैल्शियम हाइड्राइड। अब क्यों आता था ये नाम? एक्चुअली द थिंग इज कैल्शियम हाइड्राइड इज यूज्ड एज अ सोर्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। तो कैल्शियम हाइड्राइड को हम यूज करते थे पुराने जमाने में हाइड्रोजन बनाने के लिए, और हाइड्रोजन बनाने के लिए इसलिए उसका नाम आ गया हाइड्रोलिथ, मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूसर, राइट। इसीलिए यहाँ पे 4 में से करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, नेक्स्ट आता है 63 में बोला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कौन से नेचर का है। तो अगर नेचर देखें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ये आप कॉमन है, आपको याद होना चाहिए कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन करेक्ट है डी। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। फ्रॉम सॉलिड स्टेट आपसे बोला है इन अ नॉर्मल स्पाइनल टाइप स्ट्रक्चर द ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP। अब एक CCP का यूनिट सेल अगर हम ले लेते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्साइड अगर अरेंज कर रहा है CCP में, तो एक यूनिट सेल में सारे कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन का नंबर हम बोल सकते हैं इन 1 यूनिट सेल 4, राइट। और बोला 1/8 टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय Zn2+। इसमें टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड थे, और बोला उन 8 में से बस एक टेट्राहेड्रल वॉइड Zn2+ ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि Zn का नंबर हो जाएगा 1। और बोला 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय Fe आयंस। तो इसका एक बार देख लेते हैं, मेरे को बताइए Fe का ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जिसमें टोटल थे 4, उनमें से बस 50% ऑक्यूपाई हुए हैं, यानी कि 2, यानी कि Fe का नंबर 2 होना चाहिए, जिंक का 1 और ऑक्सीजन का 4, राइट। जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ZnFe2O4, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट आर। अब अगर देखें यहाँ पे तो हमारे पास NaCl है, साथ में कॉपर सल्फेट है और K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट। अब आपको पता है कि NaCl कंप्लीट डिसोसिएट करके टोटल 2 आयंस देगा, 2 पार्टिकल्स देगा, कॉपर सल्फेट भी 2 देगा, और पोटेशियम सल्फेट 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, यानी कि टोटल 3 आयंस देंगे। तो इनके बीच में जो नंबर ऑफ आयंस के रेशियो है तो वो तो 2:2:3 आ रहे हैं। इसकी वजह से ये इसी रेशियो में वेपर प्रेशर को भी लोअर करेंगे, 2:2:3, या फिर इसे सिंप्लीफाई करके हम बोल सकते हैं 1:1:1.5, यानी कि आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी। ओके, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल पे। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 3 मेटालिक कैटायंस, ओके, X, Y and Z are 0.52, -3.303 and -1.18। ठीक है, तो X, Y, Z इनके क्या दिए हुए हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.52 और -3.303 -1.18। ओके, अब आपसे क्या बोला? द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अब देखिए, एक मेटल का रिड्यूसिंग पावर कब आता है या कैसे आता है, इस बात को समझिए। एक मेटल दूसरे को रिड्यूस तब करेगा जब वो खुद ऑक्सीडाइज हो, राइट। खुद ऑक्सीडाइज अगर होना चाहता है तो उसका
ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होना चाहिए, यानी कि जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, उतना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी कि उतना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस होगा, और जितना ज़्यादा उसका खुद का ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस होगा उतना ज़्यादा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका है, तो वो हमें दिखाई दे रहा है Y का है, राइट। तो Y सबका सबसे ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब यही है कि वो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होना चाहता, उसका रिडक्शन हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन उतना ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, राइट। यानी कि वो मेटल उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लियरली Y का सबसे ज़्यादा दिख रहा है, और जिसका SRP सबसे कम नेगेटिव होगा, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है X का, तो X मेटल उतना ही कम रिएक्टिव होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर भी उतना ही कम होगा। इसका मतलब X का मिनिमम, Y का मैक्सिमम, बीच में आएगा ऑटोमेटिकली Z, Y ग्रेटर देन Z देन X, यानी कि हमारा आंसर आएगा ऑप्शन A। ओके, आते हैं स्टेटमेंट। बोला है इन अ रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन, चलिए देखते हैं। एंडोथर्मिक बोला है तो फिर हम बोल सकते हैं रिएक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, इधर एनर्जी, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या बोला है, ई ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये है। तो ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है हमें कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो था बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं आपसे क्या बोला, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है वो कहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिएक्टेंट का कितना एनर्जी है उससे कितना और चाहिए टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। ये वाला पार्ट ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना एनर्जी चाहिए इस बैरियर को पार करने के लिए। बैकवर्ड में भी प्रोडक्ट के पास, ये जैसे हम जानते हैं ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को कितना एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए या फिर ये बैरियर को पार करने के लिए। लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं सीधा यहाँ से 0 से टोटल। तो टोटल अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर हम देखें तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन का बात करो या बैकवर्ड रिएक्शन का बात करो, वो टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। अगर दोनों के लिए सेम होता है इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये आ रहा है हमारा ऑप्शन सी में, राइट। तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। The rate of reaction between two reactants A and B decreases by a factor of 4 if the concentration of reactant B is doubled. Okay. तो मेरे को बताइए, देखिए R is equal to K concentration of A के पावर X B के पावर Y, ऐसा मान सकते हैं। आपको बोला the rate decreases by a factor of 4, मतलब हम बोल रहे हैं R dash if the concentration of reactant B is doubled। K concentration of A के साथ कोई चेंज नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को डबल करते ही पाया गया कि जो R डैश आ रहा है वो पहले रेट से का 1/4 है। ओके, तो अब हम क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। तो अगर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा R बाय R डैश जो कि होगा 4 इज इक्वल टू के कैंसिल हो जाएगा, ए के पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी के पावर वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2 के पावर वाई, राइट। 1/2 के पावर वाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर वाई इज इक्वल टू 1/4, राइट। और इसे मैं लिख सकता हूँ 4 के पावर -1। अब 2 के पावर वाई को लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर के पावर -1 या फिर 2 के पावर -2। तो y का जो वैल्यू है वो -2 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर -2 है, आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यही, क्योंकि वही है हमारा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। क्लियर? क्या बोल रहा है, एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज क्या। अब देखिए एड्सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो उसके सरफेस पे किसी सरफेस पे एग्रीगेट कर जाए। तो क्लियरली हम देख सकते हैं इस प्रोसेस में
एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है ना। और अगर हम डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का बात करें, एक प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि लेस देन जीरो होना चाहिए। और इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि एंट्रोपी का डिक्रीज इज एन अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि अब एक ही कंडीशन बचा है जो कि इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना सकता है, और वो है डेल्टा एच का नेगेटिव होना। यानी कि ये जो प्रोसेस होगा ये हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगा, है कि नहीं। और आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि सिंस दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंटरैक्शन, एंड आप जानते हैं कि जब भी एक नए तरह के इंटरैक्शन बनते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होता है, राइट, मेकिंग द प्रोसेस एक्सोथर्मिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आपसे बोला गया है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नन ऑफ दीज। अब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मेटल्स हम जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दे लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, दैट इज वाई आंसर होना चाहिए मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब बोला हेबर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बड़ा ही कॉमन है ये रिएक्शंस। N2 plus 3H2 gives 2 moles of ammonia। हेबर्स प्रोसेस यही है, और इसमें हम देख सकते हैं कि अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर द कॉइनेज मेटल्स आर। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो यहाँ जो एलिमेंट्स आते हैं जिसमें आ रहा है आपका कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको जो कि हमारे ग्रुप 11 है, इनको हम बुलाते हैं कॉइनेज एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनका यूसेज होता था पुराने ज़माने में कॉइन बनाने के लिए। तो देखें तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, ग्लाइसिनेटो लिगैंड इज, अगर देखें ग्लाइसिन आप सब जानते हैं एक अमाइनो एसिड है जिसमें एक अमाइन ग्रुप है, और ये इस तरीके से एक मेटल को लोन पे डोनेट करते हैं, राइट। अब ग्लाइसिन विद नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइसिनेटो, राइट। तो ग्लाइसिनेटो का ये स्ट्रक्चर हो गया जो कि करेक्टली ऑप्शन ए में बताया गया है। फिर बोला है ग्लाइसिनेटो लिगैंड इज अ बाइडेंटेट लिगैंड, जो कि बिल्कुल सही है। और उसमें बोला है 2 डोनर साइट्स N एंड O माइनस। जी हाँ, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम उसको डोनेट कर रहा है और यहाँ पे O माइनस, राइट, जिसका मतलब A, B और C तीनों करेक्ट है, यानी कि आंसर होना चाहिए डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ द मोस्ट स्टेबल कार्बन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमें सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना होगा। जैसे पहले वाले में CH2 माइनस है, तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे इसका प्लस आई जो है कार्बन आयन को उल्टा अनस्टेबल करेगा। तो ये स्टेबल तो कोई भी एंगल से नहीं है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस थोड़ा सा चेक करते हैं। ए तो नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन में बेंजीन के साथ कार्बन आयन अटैच्ड है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये रेजोनेंस में, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लें तो आप देखिए यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में है, तो यस इट इज स्टेबल, ठीक है, क्लियर है। तो ये स्टेबल तो है, लेकिन मोस्ट स्टेबल बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, हमें बाकी ऑप्शंस देखने होंगे। तो सी में थोड़ा देखते हैं। एक मैंने आपको समझा दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, आप जानते हो व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, डिलोकलाइजेशन प्रोसेस। तो यहां पे अगर हम लोग देखें सी ऑप्शन में कार्बन आयन है हमारे पास और ये OCH3 ग्रुप है, तो हमें पता है इस ग्रुप के पास लोन पेयर है, तो पैरा पे ये प्लस M लगाएगा, तो ये स्टेबल नहीं और अनस्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन आयन को स्टेबल करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन्स खींचना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज अनस्टेबल। अगर डी में हम लोग देखें तो आप देखिए कार्बन आयन के पैरा पोजीशन में जो है NO2 ग्रुप अटैच्ड है, तो हमें पता है कि ये वाया रेजोनेंस विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ये -M लगाएगा, क्लियर है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन जो बनाएगा वो डी बनाएगा, ठीक है। तो फॉर द क्वेश्चन नंबर 76 द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 में बोला है विथ विच हैलोजन द रिएक्शन ऑफ एल्केन्स आर एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो ये फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स का क्वेश्चन है। तो आपने फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स में पढ़ा होगा कि फ्लोरिनेशन जो होता है वो एक्सप्लोसिव होता है, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक है। जहां तक बात करें क्लोरिनेशन की, दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक बट इट इज नॉन सिलेक्टिव इन नेचर।
ब्रोमिनेशन जो होता है इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर एंड इट इज सिलेक्टिव, और जो आयोडीनेशन होता है इट इज हाईली एंडोथर्मिक, इसलिए वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। तो यहां पे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी होता है, जो रेट ऑफ हैलोजिनेशन है, इट इज एक्चुअली F2 फिर Cl2 फिर Br2 फिर I2। तो सबसे ज्यादा रेट फास्ट F2 का होता है, तो जो एक्सप्लोसिव होगा वो फ्लोरीन होगा। A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोलाइसिस मोस्ट इजीली। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें NO2 है पैरा पे, थोड़ा सा मैं ऑप्शंस को लिख लेता हूं। ठीक है, फिर मैं आपको रिएक्शन का आइडिया दूंगा। तो आप देखिए यहां पे अगर हाइड्रोलाइसिस की बात करें, मतलब वाटर हमें पता है कि एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये बेंजीन के साथ जब हैलोजन अटैच्ड हो तो हमारे पास दो ही रिएक्शंस दिमाग में हमारे आने चाहिए। या तो हो सकता है वो SNAR, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसका कंडीशन ये होता है कि बेंजीन के साथ हैलोजन अटैच रहे लेकिन उसके ऑर्थो या पैरा में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तब वो रिएक्शन फेवर करता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बाकी अगर कोई स्ट्रॉन्ग EWG दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा में ना हो तो जो पाथ लिया जाता है वो होता है बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले हम स्पॉट कर लेते हैं। यहां पैरा में देखिए स्ट्रॉन्ग EWG है, तो यहां पे जो पाथ होगा वो होगा SNAR। बी में अगर देखेंगे तो यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग EWG नहीं है ऑर्थो पैरा में हेलोजन के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे पाथ होगा बेंजाइन मैकेनिज्म। अगर इसकी बात करें, यहां भी एक डोनेटिंग ग्रुप है तो ये भी बेंजाइन ही फेवर करेगा। यहां पे भले ही हम बोल सकते हैं कि यहां पे SNAR की पॉसिबिलिटी है, और मैं आपको बताना चाहूंगा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है SNAR का फास्टर होता है बेंजाइन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो इस डेल पॉजिटिव को और इंटेंसिफाइड बनाता है। ठीक है, क्लियर है। तो जितना इंटेंसिफाइड होगा न्यूक्लियोफाइल उतना इजीली आके अटैक करेगा। तो हमारे पास बी और सी तो हो ही नहीं सकता था। ए और डी में अगर देखें NO2 इज अ स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग ग्रुप, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोला है ऑन ब्रोमिनेशन द इलेक्ट्रॉन रिच फिनॉक्साइड आयन विल बी अटैक्ड मोस्ट रेडिली। फिनॉक्साइड आयन ये होता है, तो यहां पे अगर ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमें पता है कि इससे इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा दैट इज Br+। मोस्ट प्रोबेबल साइट्स इसके लिए क्या है, तो हमें ऑलरेडी पता है O- जो होता है इसके पास 3 लोन पेयर है, तो कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो +M लगा सकता है, और अगर वो +M लगा सकता है तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो हमें पता है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं, एक्टिवेटिंग मतलब जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाए। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो आपका ऑर्थो और पैरा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा सा ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए ऑन द नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन एटम, नो डायरेक्टली O- पे अटैक नहीं होता है क्योंकि C- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन O-। बी में ऑन द ऑर्थो एंड पैरा कार्बन एटम्स, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी सी में ऑन द मेटा कार्बन इज अ ब्लंडर, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। डी में अगर देखें ऑन द ऑर्थो कार्बन एटम, ये गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर जो होगा, ऑर्थो पैरा दोनों को जब इंक्लूड किया ही गया है तो दोनों में पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो ज्यादा करेक्ट आंसर होगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं। एसीटोन डज नॉट फॉर्म, तो इसमें हमें चेक करना होगा ऑप्शंस। ठीक है, क्या फॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर ए की बात करें, A phenyl hydrazone with phenyl hydrazine, yes it does. Acetone is this. लड़कियों को तो और अच्छे से पता होगा because acetone is what? Nail polish remover. तो एसीटोन का रिएक्शन जब आप फिनाइल हाइड्राजीन से करेंगे, ठीक है, तो इससे ये बनता है फिनाइल हाइड्राजोन। दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन। तो ये तो पॉसिबल है, हमको चाहिए डज नॉट फॉर्म, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बी में देखते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड, यस इट डज। ठीक है, आप एसीटोन का रिएक्शन अगर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके का आपका एडक्ट एक बनता है O-Na+, ठीक है, OS डबल बॉन्ड हो, तो एक्चुअली ये यहां पे OH ये होगा। ठीक है, तो यहां पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, जैसे मैं थोड़ा सा रिएक्शन का आपको आइडिया दे देता हूं, ये होता है। ठीक है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, S डबल बॉन्ड OH O-Na+, यस।
करेक्ट। तो ये प्रेसिपिटेट होता है हमारा, तो ये बिल्कुल बनेगा, ठीक है। इट विल बी फॉर्म्ड एसीटोन के साथ, ये एडक्ट बनता है, तो ये भी हमारा डज नॉट फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। और देखते हैं सी की अगर बात करें, देखिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कैसे बता सकता हूं, सिल्वर मिरर विद टॉलेंस रिएजेंट, नो टॉलेंस रिएजेंट कीटोन्स नहीं देते हैं, देता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, एसीटोन इज अ नॉर्मल कीटोन, ये टॉलेंस टेस्ट दे ही नहीं सकता, तो सी इटसेल्फ विल बी द करेक्ट आंसर। एन ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिलामीन, दैट इज पॉसिबल। डी भी अगर आप देखेंगे, एसीटोन हाइड्रोक्सिलामीन के साथ इजीली रिएक्शन देता है, ठीक है। यहां से वाटर एलिमिनेट करके ऑक्साइम बनाता है, स्पेसिफिकली कीटोक्साइम, ये पॉसिबल हो जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर जो है इट विल बी सी, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये नहीं देगा एसीटोन, ठीक है, वही पूछा गया था। चलिए इनकी बात करते हैं। अमॉन्ग द कंपाउंड गिवन, द वन दैट वुड फॉर्म अ ब्रिलियंट कलर्ड डाई ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2 इन HCl फॉलोड बाय एडिशन टू एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थॉल। तो यहां पे अगर देखेंगे, देखिए आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पे बात हो रही है NaNO2 HCl के साथ, तो हमें पता है कि ये कपलिंग रिएक्शन है, तो डाइजोनियम फॉर्म होने के लिए प्राइमरी अमीन होना चाहिए। तो ये ए और बी ऑप्शन तो आपको देखना भी नहीं था, क्योंकि उससे डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये टर्शरी अमाइन है और ये सेकेंडरी अमाइन है। तो आपके पास आंसर या तो सी या तो डी हो सकता था, लेकिन डी भी एक्चुअली नहीं होगा, क्योंकि ये NH2 CH2 के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, CH2 इज sp3। तो मैं आपको बताता हूं इसका आंसर एक्चुअली सी होता है। कैसे, मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं। दिस इज माई कंपाउंड NH2 CH3, तो इसका जब हम रिएक्शन करते हैं NaNO2 HCl के साथ, ठीक है, तो ये डाइजोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज पैराटोल्विआइडीन, ठीक है, ये तो उन्होंने नहीं लिखा है। तो कुछ इस तरीके का जो है डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, और इसका रिएक्शन बोला गया है बीटा नेप्थॉल के साथ। बीटा नेप्थॉल ये है, ये होता है नेप्थॉल, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो दिस इज योर बीटा नेप्थॉल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका ये वाला जो पोजीशन होता है अल्फा पोजीशन, ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं पे अटैक करता है। ये दिस इज अ ब्रिलियंट कलर्ड डाई, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन जो है सी ऑप्शन में ही पॉसिबल है। आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टूड, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग में। देखिए वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्चेस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। तो एक्चुअली जो एमाइलोज होता है, ठीक है, ये पॉलीमर बनाता है, लेकिन इसमें ये अनब्रांच्ड है, ठीक है, इट्स अ लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, क्लियर है। और ये कंस्टिट्यूट करता है, ये जो एमाइलोज है, इट कंस्टिट्यूट्स अराउंड 10 to 15% इन द स्टार्च, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एमाइलोपेक्टिन जो होता है, एक्चुअली इट इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर, इसमें अल्फा डी ग्लूकोज का ही लिंकेज रहता है, लेकिन इसमें क्रॉस लिंक भी रहता है 1,6 का, ठीक है, अनलाइक अमाइलोज। और इसका जो परसेंटेज रहता है 80 to 85% रहता है स्टार्च में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो एमाइलोज है ये होता है वाटर सॉल्यूबल, जबकि जो हमारा एमाइलोपेक्टिन होता है ये होता है वाटर इनसॉल्यूबल, ठीक है। तो हमें पूछा है कि विच वाटर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्चेस, तो इसका आंसर हो जाएगा अमाइलोपेक्टिन, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। और ये सेलुलोज सी ऑप्शन तो बिल्कुल ब्लंडर है, सेलुलोज इज अ डिफरेंट पॉलीसैकेराइड ओनली, ये स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड ही होता है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज तो एक अलग पॉलीसैकेराइड ही है, तो सी तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट, में हमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीवोरोटेटरी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका आंसर होगा फ्रुक्टोज, ठीक है, क्योंकि सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपको मिलता ही है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, दीज आर थिंग्स गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये सुक्रोज जो होता है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन जहां ये हाइड्रोलाइज हुआ और ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसने बनाया, ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन फ्रुक्टोज लीवोरोटेटरी होता है, ठीक है, क्लियर है। इसका एंगल ग्लूकोज का रहता है +52.5 डिग्री, जबकि फ्रुक्टोज का रहता है -92.4, ठीक है, क्लियर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इससे लीवोरोटेटरी फॉर्म फ्रुक्टोज का रहता है, और ओवरऑल क्योंकि लीवो का एंगल ज्यादा है, जो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन है, तो इसलिए जो ओवरऑल सॉल्यूशन होता है
ये लीवो नेचर का होता है, ठीक है, लीवो रोटेटरी, इसलिए इसको बोला जाता है इन्वर्ट शुगर। इनिशियली डी और फाइनली सॉल्यूशन एल बन जाता है, ठीक है, तो इसलिए इन्वर्ट शुगर भी इसे बोला जाता है। दिस इज इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, लेकिन हमें इतना चीज नहीं पूछा था, हमें बस पूछा था कि लीवो रोटेटरी कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रुक्टोज। क्लियर है बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट टेरिलीन इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टेरिथैलिक एसिड विथ। टेरिलीन मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज द ऑल्टरनेट नेम ऑफ डेक्रॉन। तो ये जो पॉलीमर बनता है ये एक्चुअली बनता है एक तो इथाइलिन ग्लाइकॉल, n मोल्स मैंने ले लिए हैं इसके, और n मोल्स ऑफ टेरिथैलिक एसिड, ठीक है, टेरिथैलिक एसिड ये होता है। तो इनके पॉलीमराइजेशन से n मोल्स, तो इससे कुछ ऐसा पॉलीमर बनता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली वाटर का एलिमिनेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने इसलिए ऐसे बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके जुड़ जाते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है दिस इज नथिंग बट टेरिलीन, या फिर जिसको बोलते हैं डेक्रॉन, ठीक है। लेकिन किससे बना रहे हैं इसको? तो हमारे पास ऑलरेडी टेरिथैलिक एसिड तो हमें दिया ही हुआ है, बोला है कि किसके साथ, तो ये जो हमें दिया गया है दिस इज नथिंग बट इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं बार बार भी बोलता हूं क्योंकि ये नीट में सक्सेसिव ईयर्स में आया था, ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज क्यूमीन। इसका जब आप रिएक्शन करते हैं O2, ठीक है, एयर, पेरोक्साइड इज द इनिशिएटर, ठीक है, पेरोक्साइड जो होता है वो इनिशिएटर होता है। तो इससे ये जो बेंजाइलिक कार्बन है और बेंजाइलिक हाइड्रोजन के बीच में O2 इंसर्ट हो जाता है, ये होता है आपका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसी का अगर आप हाइड्रोलाइसिस कर दें तो आपको वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं फिनॉल और एसीटोन, ठीक है, फिनॉल का प्रेपरेशन होता है ये। तो इसमें अगर हम लोग देखें ऑप्शंस को थोड़ा सा आप देखिए, बेंजाइलिक कार्बन में हाइड्रोजन बहुत जरूरी है, ठीक है, तो यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन में कोई अटैक ही नहीं है, तो ए और बी ऑप्शन जो हम लोग देखेंगे एकदम बोगस ऑप्शन है, ठीक है। सी हमारा करेक्ट आंसर है, जो मैंने बनाया है वही बनाया हुआ है बस, ठीक है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। डी में एक मिथाइल मिसिंग है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, मेरे हिसाब से सबने ये सही किया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात तो हमें बोला गया है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो इसमें कंपैरिजन की बात है तो सारे ऑप्शंस हमें देखने ही होंगे। तो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए आप जानते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप की जरूरत है। एक क्वेश्चन हमने पहले ही आज देखा हुआ है कि कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी, तो उसमें हमारा मोटिव एक ही था कि स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप अगर मिल जाए तो उसको स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ पे उल्टा चाहिए, हमें डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो यहाँ पे पैरा पे Cl है तो आपको पता है कि ये -I -M लगाएगा, तो ये स्टेबिलाइज नहीं उल्टा अनस्टेबल करेगा इसे। तो अगर बी ऑप्शन की बात करें, ये भी देखिए स्टेबिलिटी को कम ही करेगा। तो जैसे ए तो मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि ये होगा, वैसे ही NO2 भी इसको स्टेबिलाइज नहीं डीस्टेबिलाइज करेगा -M लगा के, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अगर मैं बात करूं सी की, OCH3 पैरा पे, तो पैरा पे ये +M लगा रहे हैं। डी ऑप्शन में तो कोई ग्रुप ही अटैच नहीं है, तो वो कभी एक्सट्रीम लेवल पे आंसर हो ही नहीं सकता है, उस पर कोई ग्रुप ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। सी ही एक है जो सबसे स्टेबलाइज किया जा रहा है कार्बोकेटायन को, ठीक है, तो इसलिए 86 का सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आइसोब्यूटीन, ये होता है आइसोब्यूटीन, इसका रिएक्शन हमें दिया है HBr पेरोक्साइड के साथ। तो ये आप लोगों को पता ही है, HBr देखते ही पेरोक्साइड के साथ आपने ये पक्का पढ़ा होगा खराश इफेक्ट, या फिर जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉव इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है ये कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन से अटैच होगा। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे रेडिकल स्टेबिलिटी, ये जो मैकेनिज्म होता है इट इज ड्रिवन बाय फ्री रेडिकल एडिशन। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल 1 डिग्री नहीं 3 डिग्री स्टेबल होगा। तो हमेशा रेडिकल पहले आप स्टेबल बना लीजिए। तो स्टेबल रेडिकल हमारा 3 डिग्री बन रहा है, ठीक है। उसके बगल वाले कार्बन से आप ब्रोमीन को अटैच कर दीजिए और फाइनली इसी रेडिकल को H डॉट दे दीजिए, तो आपका आंसर ये आएगा। तो ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है दिस इज नथिंग बट दिस ग्रुप इज आइसोब्यूटाइल एंड दिस इज ब्रोमीन, तो इट इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हम लोग अगर ऑप्शंस में देखेंगे इसमें
तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है, तो इसका सही आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब ऑप्शंस टर्शियरी ब्यूटाइल वो है नहीं, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल तो बन ही नहीं सकता, तो सी और डी ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड का अगर रिएक्शन HCN से करेंगे तो दिस इज नथिंग बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये यहां पे अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर, तो यहां पे CH3CO- H, ठीक है, और यहां पे Cn, तो H प्लस लेके फाइनल प्रोडक्ट हमारा CH3COH HCN, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, ये बन गया। तो दिस इज माई ए। अब इसका हाइड्रोलाइसिस हमें बोला है, तो जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नथिंग बट लैक्टिक एसिड। ठीक है, यही हमारा बी है। तो मेरे हिसाब से हमें पूछा भी गया है यस व्हाट इज द प्रोडक्ट बी, तो इट इज लैक्टिक एसिड। ना मैलेनिक एसिड है, ना ग्लाइकोलिक एसिड है, और ना ही मेलिक एसिड है, तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी सी, लैक्टिक एसिड। ठीक है, हम आते हैं, हमारे पास सबसे पहले नाइट्रेशन है। ठीक है, तो दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रेशन है, NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को कंसिडर करेंगे। हमें पता है कि जैसे चलो मैं नीचे वाला कंसिडर कर लेता हूं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इजंट इट। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा तो ब्लॉक्ड है, तो या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, बात एक ही है। तो चलो मैं जैसे राइट साइड पे अटैक करवा देता हूं, तो ये हो गया प्रोडक्ट, तो दिस इज नथिंग बट ए। अब इसका रिएक्शन जब आप CH3O- Na प्लस हीटिंग से करेंगे, तो ये रिएक्शन और कुछ नहीं, लीविंग ग्रुप के ऑर्थो पे आप देख ही रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आज मैंने ये पहले बात की हुई है, इसमें पाथ कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो बस आप इस Cl को हटाइए और OCH3 से इसे रिप्लेस कर दीजिए, तो ये NO2 और यहाँ पे OCH3, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, यही हमारा बी है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, जो मैंने बनाया है आप देख सकते हो वही बनाया गया है। बाकी बी ऑप्शन बिल्कुल ब्लंडर है, ठीक है, हो ही नहीं सकता है। सी ऑप्शन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सी भी सही नहीं है, उन्होंने एक्चुअली Cl को हटाया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसके मेटा पे है ग्रुप, और डी तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आर ए इटसेल्फ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अ प्राइमरी अमीन। तो मैं सारे बना देता हूं जिससे हम लोग इजीली एक्सक्लूड कर पाएंगे कि कौन प्राइमरी अमाइन नहीं देगा। ठीक है, तो बात करें अगर ए ऑप्शन की, इथेन नाइट्राइल का अगर रिडक्शन करेंगे LiLH4 के साथ, वेरी पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पाई हटा के आप बस HH लगा दो, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी अमाइन। दिस कैन नॉट बी द आंसर, बिकॉज यहाँ पे बोला है कि प्राइमरी अमीन कौन नहीं देगा। ठीक है, बी जो है हमारा वही करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ये आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड को आप लोग जानते हो, इसका रिएक्शन जब LiLH4 से करेंगे तो बस पाई हटा के आप H लगाते रहिए, तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा NHCH3। दिस अमाइन इज एक्चुअली अ 2 डिग्री अमाइन, तो दिस इटसेल्फ इज माय करेक्ट आंसर। तो मैंने निकाल तो लिया ही है, तो CD पक्का गलत ही होगा, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ। CH3 CONH2 LiLH4, तो इसमें ट्रिक से अगर बताऊं तो O हटा दो और हाइड्रोजन लगा दो, तो CH3 CH2 NH2 आप देख सकते हो ये भी प्राइमरी अमाइन ही बनाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। D को भी अगर देखें, फिर से हमारे पास अमाइड है, लेकिन इस बार हमें दिया हुआ है Br2 प्लस NaOH। सो दिस इज अ वेरी फेमस रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। तो इसमें कार्बोनिल हटा दीजिए और सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन में क्या आप देखिए H है, तो ये मिथेनामीन ही हमें मिलेगा। लेकिन द पॉइंट इज दिस इज ऑल्सो नॉट विल नॉट गिव अ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करें इवन दिस इज अ, ठीक है, क्लियर है, दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी अमाइन, क्योंकि जो NH2 ग्रुप है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी हमें प्राइमरी अमाइन ही दे रहा है। तो बेसिकली हमारे पास जो सेकेंडरी अमाइन है वो सिर्फ बी ऑप्शन से आ रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हमारा 90 का करेक्ट आंसर, यहाँ पे स्पेस मैं यहाँ पे जैसे इसको मिटा के लिख देता हूँ, टी का सही आंसर जो होगा वो बी ही होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सबसे हमने देखा है कि NH2 के साथ एक कार्बन अटैच्ड है, तो सारे प्राइमरी अमाइन ही बन रहे थे, तो बी से हमारा सेकेंडरी अमाइन बन रहा था। दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं अगले सवाल, देखिए क्या बोला है। व्हेन एक्सेस ऑफ NaNO3 इज हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल, जब उसको हीट किया गया तो बना क्या, NaNO2, राइट। अब बोला है हीटेड है, यानी कि जरूर यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होगा और प्रोसेस जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा, राइट। अब आपसे क्या बोला गया है,
एट इक्विलिब्रियम एडिशन ऑफ NaNO3 फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, और ऑप्शन बी को देखो एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर्स रिवर्स रिएक्शन। इन दोनों ही ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं यूजिंग द सेम रीजन, बिकॉज एक हेटेरोजीनस इक्विलिब्रिया है और उसमें सॉलिड अगर हम ऐड करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके अमाउंट ऐड करने पे, क्योंकि ये सॉलिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, राइट? जिसकी वजह से एडिशन ऑफ NaNO3 और NaNO2 विल हैव नो इफेक्ट व्हाटसोएवर ऑन द इक्विलिब्रियम। तो बात आता है ऑप्शन सी और डी का। ऑप्शन डी के बारे में पहले बात करूंगा। यहाँ पे बोला गया है डिक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसको देखिए, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है यानी कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एनर्जी देने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए, लेकिन और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रिएक्शन को रिवर्स आना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या बोला गया, डिक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। तो ऑप्शन डी भी गलत। ऑप्शन सी को एक बार देखते हैं। बोला इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी देखिए, डेल्टा एनजी रिएक्टेंट साइड में कोई गैस नहीं है, प्रोडक्ट साइड में है, तो हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन जीरो तो हो गई। और जब डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो होता है तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वो कंप्रेशन फेवर करता है, और कंप्रेशन हो रहा है कौन से डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि इस तरफ गैस है इस तरफ गैस नहीं है। तो गैस जब कंप्रेस किया जाएगा तो ये कंबाइन करेगा इसके साथ ताकि NaNO3 बना पाए, राइट? तो इंक्रीजिंग प्रेशर विल फेवर रिवर्स रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑक्सीडाइज फ्लोराइड आयंस। तो फ्लोराइड आयंस को F2 तक लेके जाने का काम इन तीनों में से कौन कर पाएगा? सवाल है ओजोन, Cl2, Br2 या फिर नन ऑफ दीज। अब सारे हैलोजेंस में अगर हम देखें तो फ्लोराइड का ही रिडक्शन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से F- को बाकी कोई हैलोजन तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। और ओजोन इज ऑल्सो नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऑक्सीडाइज F- टू F2। तो इन तीनों में से तो ऑब्वियसली कोई नहीं कर सकता, इसका मतलब करेक्ट आंसर होना चाहिए डी, नन ऑफ दीज। ओके, इसमें क्या बोला गया आपको, एक ग्राफ दिया हुआ है। ओके, यहाँ A+B है, यहाँ AB है, यहाँ X है, और यहाँ एनर्जी, यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब इस ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्लियरली एक चीज देख सकते हैं कि AB से ज्यादा नीचे आ रहा है, A+B से ज्यादा नीचे आ रहा है AB। इसका मतलब रिएक्टेंट से कम एनर्जी प्रोडक्ट का है। इसका मतलब नेट इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो जरूर रिलीज हो रहा होगा, और प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए, राइट? और प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अब लेकिन आपका अगर बीच में X बन रहा है, यानी कि रिएक्शन में दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये स्टेप 1 ये स्टेप 2, और स्टेप 1 में अगर आप पीक देखें उसका पीक कम है कंपेयर टू स्टेप 2 के पीक से। इसका मतलब बिटवीन द टू स्टेप्स द एनर्जी बैरियर इज हायर इन द सेकेंड स्टेप। अगर एनर्जी बैरियर सेकेंड स्टेप में हायर है, इसका मतलब ये वाला जो स्टेप है ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए स्लो, और ये होना चाहिए कंपैरेटिवली फास्टर, राइट? इसका मतलब ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, और फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में से सेकेंड स्टेप स्लो होना चाहिए। तो देखते हैं, एक्सोथर्मिक बोला जा रहा है ऑप्शन बी और सी में, लेकिन ऑप्शन बी में अगर देखा जाए तो पहला स्टेप को स्लो बोला जा रहा है, ऑप्शन सी में सेकेंड स्टेप को स्लो बोला जा रहा है। दोनों में से करेक्ट होगा ऑप्शन सी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ANTS एग्जाम्स। बेस्ट ऑफ लक।